हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे आज हमारी पहली क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे सभी लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? डेडलॉक की सिचुएशन है, मतलब ना ही कोई चीज आगे बढ़ रही ना ही कोई चीज पीछे हो रही। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट, ये वर्ड आपका नाउन है। A situation in which neither side can win or gain an advantage। कोई भी साइड जीत नहीं रही है, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। डेडलॉक है, इम्पास है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। स्टेलमेट है, मतलब चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं हम? लॉग जैम है, ब्लॉकेज है, चीजें क्या हो गई हैं? चीजें रुक गई हैं। रुक गई हैं तो किस पे आ चुकी हैं? स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है। रुकने का और वर्ड क्या होता है? चीजें हॉल्ट कर गई हैं। हॉल्ट करने का मतलब क्या होता है? रुक गई हैं, सीज कर गई हैं। सीज इज व्हाट? रुक गई हैं चीजें, आगे नहीं बढ़ रही हैं। ग्रिड लॉक आ गया है, आगे चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इन सब का? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन्स ही हैं। अच्छा, अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ये तो हो गया, चलो चीजें रुक रही हैं, कोई जीत नहीं पा रहा। अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के क्या क्या वर्ड्स होते हैं? स्कर्मिश। कंटेंशन का मतलब भी लड़ाई होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी लड़ाई होता है। एक वर्ड होता है ऑल्टरकेशन, बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? आप एक दूसरे को बहुत भला बुरा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बट हाथ पैर नहीं यूज हो रहे, मतलब सिर्फ वर्ड्स की लड़ाई है, सिर्फ खराब खराब बोल रहे हो, दैट इज ऑल्टरकेशन। ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच की लड़ाई। ड्यू, ड्यू से याद कर पा रहे हो कि डाई, डाई मीन्स टू, तो दो लोगों की सामने सामने लड़ाई। एक फेस ऑफ होता है, फेस ऑफ भी क्या होता है? आमने सामने खड़े होकर क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। एंटोनिम्स अग्रीमेंट हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, मतलब चीजें एकदम सही हो चुकी हैं। तो जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ था, डिप्लोमेटिक मीन्स कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस खराब हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया? टेंशंस बढ़ गई, चीजें खराब ही हुई, चीजें ठीक नहीं हुई। दो इडियम्स करते हैं, एक होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? रीजन ऑफ फाइट, झगड़े की जड़ क्या है। और इसी का एक और इडियम होता है क्या था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कैसे भूल गई मैं? आप लोग मुझे बताओगे क्या था एप्पल रिलेटेड इडियम वो, जिसका मतलब क्या था? अगेन था रीजन ऑफ फाइट, तो व्हाट वाज इट? राइट, इट वाज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल बेस्ड बहुत सारे इडियम्स एग्जाम में आते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओगे। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? कोई चीज एकदम कैसी है? कोई चीज एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई चीज एकदम साफ है, इसका मतलब वो कैसे ऑर्डर में है? वो एप्पल पाई ऑर्डर में। पहले मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए। मीन्स वो चीज कैसी है? एकदम नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन का एक और इडियम क्या होता है? स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन है, इसका मतलब क्या है? नीट एंड क्लीन है। फिर एक एप्पल का होता है एप्पल ऑफ माई आई। कोई इंसान अगर किसी की आई का एप्पल होता है, इसका मतलब राज दुलारा होता है, बहुत डियर होता है, वेरी डियर टू यू, मेरी आंखों का तारा, और इंग्लिश में बोलते हैं मेरी आंखों का सेब। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, अब मुझे जगह मिल चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लस्टर। ब्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज तेज आप चिल्ला चिल्ला के अपनी तारीफ कर रहे हो, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हो, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? वो उस चीज को आप क्या बोलते हैं? ब्लस्टर। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलो, इसको ना वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। तो लाउड, एग्रेसिव, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बात करना।
बोस्ट करना इज व्हाट, ब्रैग करना। ब्रैग वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है कि आप बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी बहुत तारीफ कर रहे हो। अपनी बहुत तारीफ करने का वर्ड क्या होता है, वांट। इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। वांट इज व्हाट, आप अपनी हद से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। ग्लोट कर रहे हो मीन्स आपको लगता है आपने ही आज तक दुनिया का सबसे ज्यादा अचीव किया है, आपके सामने कोई कुछ है ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, स्वैगर कर रहे हो। स्वैगर का मतलब क्या, आपके अंदर एक अलग लेवल का घमंड आ चुका है। आप अपने बारे में ही बोले जा रहे हो, अच्छा बोले जा रहे हो, बहुत घमंडी हो चुके हो। घमंडी लोगों को क्या बोलते हैं, जिनको लगता है हमने जो किया है आज तक का बेस्ट किया है, हमसे ज्यादा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो लोग क्या होते हैं, स्मग होते हैं, कॉम्प्लेसेंट होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाई इस हद तक होते हैं कि हमसे बेस्ट कुछ है ही नहीं। हॉटी होते हैं। हॉटी का मतलब क्या है, बहुत ही घमंडी, अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, सुपरसिलियस होते हैं। सुपरसिलियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। अच्छा, जो लोग बोस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहुत अपने आप बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या करते हैं, ईगोटिस्ट बहुत बोस्ट करते हैं, अपने आप के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। और ईगोइस्ट कौन होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं जो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ईगोटिस्ट जो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और ईगोइस्ट जो लोग बहुत सेल्फिश हैं। चलो, हम घमंडी लोगों के सिनोनिम्स कर रहे थे। एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आया, कंसीटेड। कंसीटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, उनको लगता है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो ऐसे लोग होते हैं कंसीटेड। इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। यहां आ जाते हैं, बोस्टिंग, स्वैगरिंग, इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है, धमकी देना। एंटोनिम्स बहुत ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ है, क्वाइट है, मॉडेस्टी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो वो जो बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि मैंने जीत गई, नेगोशिएशंस में जीत गया, इसकी वजह से उसके जो कलीग्स थे वो इंप्रेस नहीं हुए। हाँ, वैनिटी कह सकते हैं, वेन कह सकते हैं, बेसिकली वेन। वेन का मतलब क्या होता है, जो लोगों को बहुत घमंड होता है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, वेन। इनफैक्ट वेन वर्ड के ना दो मतलब होते हैं। एक तो वेन का मतलब क्या होता है, सब कुछ बेकारी में चला गया, ऑल वेंट इन वेन, सब कुछ वेन में चला गया, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। और दूसरा वेन का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, अपने अपने बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैं अपना फेवरेट हूं, उसका वर्ड क्या होता है, मैं अपना फेवरेट हूं, नार्सिसिस्ट। याद कैसे करोगे, नार्सिस और सिस्ट। ऐसे लोग क्या होते हैं, मैं अपना फेवरेट हूं, अपने ही अपने बारे में, अपने से ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं पूरे पूरे टाइम। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉडसाइड। ब्रॉडसाइड का मतलब क्या है, ब्रॉडसाइड को देखने में लग रहा होगा कि कुछ स्ट्रॉन्ग साइड की बात हो रही है, नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आपने किसी की बहुत बुराई कर दी, तो वो जो बुराई है वो क्या है, ब्रॉडसाइड है। मीन्स अ स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। तो अगर आपने किसी की बुराई करी है तो वो क्रिटिसिज्म क्या है, ब्रॉडसाइड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। क्रिटिसिज्म, डेनंसिएशन, रिब्यूक, कंडेमनेशन मीन्स बुराई। अच्छा, मुझे बुराई करने के सिनोनिम्स बता दो, बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं किए हमने। बुराई करने के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। ये तो नाउन फॉर्म था, वर्ब फॉर्म को करते हैं। चलो, अगर आप किसी को कंडेम करो, पहले सी वाले सारे वर्ड्स करते हैं। इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं अपने आप को हटा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो, सारे सी वाले वर्ड्स बताएंगे सबसे पहले। चेस्टाइज करना, कास्टिगेट करना, चाइड करना, सेंश्योर करना। और भी कोई सी वाला वर्ड याद आएगा बीच में तो ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलो, अब बी वाले वर्ड्स लिखते हैं। बी लिटिल करना, डिमीन करना, डिराइड करना, डिनाउंस करना, च्यू आउट करना, राइट, रिब्यूक करना, एडमोनिश करना। एडमोनिश करना, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, पुल अप, च्यू आउट, इन सब का मीनिंग क्या होता है, बुराई करना, खराब खराब बोलना, डांटना। क्या था, पुल अप करना,
और क्या होता है? जाइब करना, नियर, स्कॉफ, मॉक, टॉन्ट करना, मीन्स बुराई करना। और वर्ड्स ऐड करते हैं। और क्या कर रहे हैं हम? अभी तो बहुत सारे वर्ड्स रह गए हैं, याद करो। स्लैंडर करना, विजिबल एंड ऑडिबल एवरीवन, सभी को विजिबल ऑडिबल हुआ? हाँ, सो सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली इंटरनेट चला गया अचानक से ना बीच में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपके किसके थे? ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपके बुराई करने के थे। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स। एंटोनिम्स, प्रेज किया, कॉम्प्लीमेंट किया। एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट। अच्छा, मुझे प्रेज करने के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो जल्दी से। अगर आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ग्लोरीफाई कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, हाँ लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? वेनरेट शब्द का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। हेल कर रहे हो मतलब अच्छा अच्छा बोल रहे हो। एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जल्ट कर रहे हो, और एग्जॉल्ट कर रहे हो। इनमें से एक वर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, और इंजॉय करने का वर्ड क्या होता है? दिस इज एग्जल्ट। तो आप बहुत खुश हो इसलिए अच्छा अच्छा बोल रहे हो, मतलब बहुत हैप्पी हो। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? रिजॉइस कर रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है कि आप सामने वाले इंसान की तारीफ कर रहे हो। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं। एक तो हमने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया यहाँ पे, है ना। दूसरा वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो किसी चीज को कंप्लीट करती है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत बारी एग्जाम में एरर डायरेक्शन में आता है। कॉम्प्लीमेंट इस तारीफ करना, और तारीफ ये वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट भी वर्ब और नाउन दोनों होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस वही होता है कि ये किसी चीज को क्या करता है? किसी चीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, हाँ। एक्लेम करना इज ऑल्सो तारीफ करना। आप एक्लेम कर रहे हो मतलब आपने क्या किया है? भर भर के तारीफ करी है। चलो, तो जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने एक बुराई करी सरकार की पॉलिसी की। तो उन्होंने क्या किया? भर भर के बुराई करी सरकार की पॉलिसी की। अगले वर्ड पे आते हैं एस्केलेटिंग। कोई चीज अगर एस्केलेट हो रही है मतलब बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। आपने देखा है मॉल्स में एस्केलेटर्स होते हैं, ऐसी सीढ़ियां होती हैं जिसपे आप खड़े होते हो, ये आपको ऊपर की तरफ ले जाती है। तो एस्केलेटर बोलते हैं इनको। और एस्केलेट करना इज बढ़ाना। किसी चीज की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, सीरियसनेस, आप किसी भी चीज को बढ़ा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। इंटेंसिफाई कर रहे हो, हाइटन कर रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो, मीन्स दर्दों को बढ़ा रहे हो। एग्रावेट इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मीनिंग होता है दर्दों को बढ़ाना। इसका एक बहुत प्यारा सिनोनिम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज एग्जासर्बेट करना। एग्जासर्बेट करने का मतलब भी क्या होता है? दर्दों को बढ़ाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिक्रीज कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो जो बढ़ती हुई टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसकी वजह से चिंताएं उठ गई हैं कि एक लड़ाई हो सकती है। तो इस चीज को लेके लड़ाई हो सकती है, ऐसी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ रहा है एस्केलेटिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंशंस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो V1 प्लस ING को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस उसका नाम चेंज हो जाता है और नाम क्या हो जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सभी को याद आ रहे हैं इंक्रीज के सिनोनिम्स? तो चलो जल्दी से बता दो। आज आप लोग मुझे इंक्रीज के कम से कम 20 सिनोनिम्स बताओगे। चलो, पहले एस वाले सारे वर्ड्स करते हैं, एस से सबसे ज्यादा है आई थिंक। सर्च, स्पाइक, स्काई रॉकेट, स्नोबॉल, स्पाइरल, मशरूम, सोर, बलून, एम्पलीफाई, ऑगमेंट, हाइक,
बर्जियन। थ्राइव और प्रॉस्पर का मीनिंग होता है ग्रो करना। थ्राइव, प्रॉस्पर और फ्लरिश, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज क्या करती जा रही है? ग्रो करती जा रही है। प्रोलिफरेट इज व्हाट? बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कितने वर्ड्स हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। 3 वर्ड्स और बता दो मुझे। बूम करना, ब्लूम करना, स्वेल करना, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बूस्ट भी नहीं लिखा हमने, बूस्ट करना, राइट। रैंप अप करना मीन्स बढ़ा देना उस चीज को। सर्ज भी होता है, अपसर्ज भी होता है, मीन्स बढ़ाना। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स, क्योंकि सब में हम कुछ ना कुछ एक्शन की बात कर रहे थे। चलो अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। लास्ट में आईवीई लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ल्यूक्रेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद है, आपके लिए क्या है? बड़ी बेनिफिशियल है। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील और प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल गेन, जो आपको बहुत फायदा कर रहा है। प्रॉफिटेबल है, रिवॉर्डिंग है, बेनिफिशियल है, ल्यूक्रेटिव है। ऐसे बोलते हैं ना आजकल बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या है? कोई चीज जो आपको पैसा दे। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनप्रॉफिटेबल है, वर्थलेस है, डिसएडवांटेजियस है। इसका मतलब उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो कंपनी को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सरकार के साथ। अच्छा, हम पैसे की बात कर रहे हैं तो रिच वर्ड के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मुझे जल्दी से रिच वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर रिच है तो वो क्या है? एफ्लुएंट है, ऑप्युलेंट है, मतलब वो अच्छा ग्रो कर रहा है लाइफ में, है ना। अच्छे ग्रो करने वाले का क्या होता है? थ्राइविंग है, प्रॉस्परस है, वेल्दी है, राइट। और क्या क्या बोल सकते हैं? अगर कोई इंसान बहुत अमीर है तो एक फ्रेज होता है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब क्या है? अच्छा खासा पैसा है उसके पास। रोलिंग इन मनी, पैसे में रोल कर रहा है, मतलब अच्छा खासा पैसा है। एक वेल हील्ड भी होता है, मीन्स उसके पास खूब बढ़िया पैसा। एक बोलते हैं ना आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू का मतलब भी क्या होता है? बहुत पैसा है। एक हम बोलते हैं बहुत ज्यादा अमीर के लिए एक फ्रेज होता है फिल्थी रिच। तो कोई इंसान अगर फिल्थी रिच होता है, इसका मतलब क्या होता है? उस इंसान के पास क्या है? बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है। फिल्थी रिच भी बोलते हैं और स्टिंकिंग रिच भी बोलते हैं। वैसे फिल्थी और स्टिंकिंग दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ही खराब स्मेल आ रही है, बहुत ही खराब चीज है वो। लेकिन रिच के लिए इन दोनों को हम बोलते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रोप्रिएशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। मैम निमिषा मैम बहुत फिल्थी रिच है। हाँ बेटा, मैं बहुत फिल्थी रिच हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चों का प्यार है। तो रिच किस टर्म्स में हूं मैं रिच आप लोगों के प्यार के टर्म्स में हूं। तो द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज और अच्छा लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। कॉन्फिस्केशन इज हड़प ली किसी से कोई चीज। सीजर कैप्चर कर लिया। एप्रोप्रिएशन मतलब एक तरीके से आपने क्या किया? उस ओनर की प्रॉपर्टी थी, आपने उससे वो हड़प ली। इसका मतलब आपने क्या किया? एक्सप्रोप्रिएशन कर लिया, कॉन्फिस्केशन कर लिया। एंटोनिम्स वापस कर दी, रिटर्न कर दिया, कंपेंसेशन वापस कर दी, रेस्टिट्यूशन मीन्स आपने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दी। दैट मीन्स आपने जो गलत काम किया था उसका क्या कर दिया? एक तरीके से कंपेंसेशन कर दिया। तो जो सरकार ने जो प्राइवेट लैंड ले ली, इसकी वजह से क्या हो गया? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। डी फैक्टो और डी ज्योर दो फॉरेन वर्ड्स होते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स के हिसाब से, और डी ज्योर का मतलब होता है लॉ के हिसाब से। तो कोई चीज लॉ के हिसाब से है तो वो डी ज्योर है, कोई चीज फैक्ट्स के हिसाब से है, सत्य के हिसाब से है, तथ्यों के हिसाब से है, तो वो चीज क्या है? वो चीज डी फैक्टो है। ये फॉरेन वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल वैसे के वैसे ही यूज किए जाते हैं। इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? फॉरेन वर्ड्स। बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फॉरेन वर्ड्स आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं।
वैसे मैंने एक ना वोकैबुलरी वाले चैनल जो है ना उसमें इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स का शॉर्ट्स का वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। प्राइमा फेसी मीन्स पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, दैट मीन्स एट द फर्स्ट साइट, एट द फेस ऑफ इट। एक होता है फॉक पा, इसका मतलब क्या होता है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सोशल ब्लंडर कर दिया है, सोसाइटी के सामने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, उसको क्या बोलते हैं फॉपा। फिर होता है सिने क्वा नॉन, इसका मतलब होता है इसके बिना काम नहीं चलेगा, मीन्स मोस्ट एसेंशियल थिंग। वो चीज क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इसेंशियल चीज है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो एक चैप्टर है उसमें फॉरेन वर्ड्स, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स हमने मेंशन किए हुए हैं, तो एक बार उस चीज को पढ़ लेना है ना, उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। तो एक्चुअल, रियल, एग्जिस्टिंग, तो हालांकि लीगली अपॉइंट नहीं हुआ लेकिन वो डिफैक्टो लीडर है, मतलब एक्चुअल में तो वही लीडर है, हालांकि लॉ के हिसाब से नहीं है बट एक्चुअल में तो फैक्ट तो यही कहता है कि वो है लीडर अभी। लीश तो सबको पता है, मजा आ गया, लीश वर्ड आ गया, ड्राइंग करने का मुझे मौका मिल गया। तो ये इंसान है, इसने इस डॉग को क्या किया हुआ है, लीश से बांधा हुआ है। तो लीश का मतलब क्या होता है, कोई कंट्रोल। हॉर्स को जिससे बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रिडल, या हॉर्स को जिससे कंट्रोल करते हैं। लोगों को जिससे कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेटर भी बोलते हैं, फेटर्स, आयरन्स भी बोलते हैं, शैकल्स भी बोलते हैं, हैंडकफ्स होती है हथकड़ियां, तो लोगों को इनसे बांधा जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, बांधना, कंट्रोल करना। कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर, तो वो डोर मुझे क्या कर रही है, बांध रही है तुझसे। तो लीश इज व्हाट, अ रेस्ट्रेंट। इसको वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। कंट्रोल हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया, तिथर हो गया, मीन्स बांधने वाली चीज, कंट्रोल करने वाली चीज। एंटोनिम्स फ्रीडम है, रिलीज कर दिया, लिबरेशन, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आज से तू क्या है, फ्री है। आज से तुझे क्या दिया गया है, लीवे दिया गया है। तुझे क्या दिया गया है, तुझे इमेंसिपेट कर दिया गया है, इमेंसिपेशन मिल गया है, तुझे फ्रीडम मिल गया है। तो कंपनी ने बहुत ही टाइट कंट्रोल रखा हुआ था खर्चों पे, जिससे कि वो बजट के अंदर ही अंदर रहे, वो ज्यादा खर्चा ना करें। अगले वर्ड पे आते हैं, कैपिटुलेशन। सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। कैपिटुलेशन को याद कैसे करोगे, कैप, ये कोई इंसान है, इसने अपनी कैप को उतार के नीचे रख दिया, इसका मतलब क्या है, इसने हार मान ली, इसने हार मान ली। जब भी कोई राजा अपना क्या कह सकते हैं, अपना थ्रोन को नीचे रख दे, मतलब उसने हार मान ली। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो द एक्शन ऑफ सरेंडरिंग और सीजिंग टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट, अब आप सरेंडर कर चुके हो, अब आपने क्या किया है, अब आपने हार मान लिया। अच्छा, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, डिनाउंस। डिनाउंस शब्द का मीनिंग क्या था, बुराई करना। उसी के जैसा वर्ड होता है रिनाउंस। इसका मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो राजा ने अपना थ्रोन क्या किया, त्याग दिया। क्या किया, रेलिंक्विश किया। एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स हैं, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। एब्डिकेट किया मीन्स त्याग दिया, गिव अप कर दिया और गिव इन कर दिया, सरेंडर कर दिया और सरेंडर कर दिया और ईल्ड कर दिया। अच्छा, ईल्ड वर्ड के ना दो मतलब होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक, जब ईल्ड को वर्ब की तरह यूज करते हो उसका मीनिंग क्या होता है, सरेंडर कर देना, है ना। एक और ईल्ड होता है, वो वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है, उसका मीनिंग होता है आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। हाँ, इस बार एग्रीकल्चरल ईल्ड इतनी थी, या इस बार इतना प्रोडक्शन हुआ। तो ईल्ड वर्ड के दोनों मीनिंग्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। एक इडियम होता है रेज द व्हाइट फ्लैग, मतलब आपने हार मान ली। अगला क्या होता है, थ्रो इन द टावल, मतलब आपने क्या किया, आपने हार मान ली। सरेंडर कर दिया, सबमिशन, ईल्ड, हार मान ली। एंटोनिम्स, आप हार मानने को तैयार ही नहीं हो, आपने क्या किया, रेजिस्ट किया, खिलाफ हो गए। डिफाइंस, डिफाई वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, DEFY, ये इसका वर्ब फॉर्म है।
इसका मतलब क्या है कि आप हार मानने को तैयार ही नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, उसके सामने उसको सामने मना कर रहे हो, ऑपोजिशन। तो टीम ने जो अर्ली हार मान ली गेम में, इसकी वजह से जो फैंस थे वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट। ऑफस्केट कर देना मीन्स किसी चीज को अनक्लियर बना देना। तो अगर आपने किसी चीज को ऑफस्केट किया है, इसका मतलब आपने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को अनक्लियर बना देना या समझना उसका मुश्किल कर देना। कंफ्यूज कर दिया, ऑब्सक्योर कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, मडल कर दिया, पजल कर दिया, कंफाउंड कर दिया। कंफाउंड का मीनिंग क्या होता है, पजल कर दिया, उस सामने वाले इंसान को क्या किया, कॉम्प्लिकेट कर दिया उसके लिए चीजें, चीजों को ब्लर कर दिया, इंसान को कंफ्यूज कर दिया, चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया। कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट तो लिखा ही हुआ था। मिस्टिफाई कर दिया, मतलब चीजों को बहुत ही मुश्किल बना दिया सामने वाले इंसान के। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो हम कंफ्यूजिंग में करते हैं ना, बट उनका वर्ब फॉर्म आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो कॉन्वोल्यूट कर दिया, उसको छुपा दिया, मतलब श्राउड कर दिया। श्राउड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कवर कर देना। छुपाने के और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कंसील कर दिया, कैमाउफ्लेज कर दिया, सामने वाले को परप्लेक्स कर दिया। परप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज कर दिया उसको उस चीज से। ऑब्सक्योर बना दिया चीजों को, जो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर बना देना चीजों को। तो आपने उस चीज को कंफ्यूजिंग बना दिया सामने वाले के लिए। बाइजेंटाइन नहीं लिख सकती मैं यहाँ पे, लेब्रेथीन नहीं लिख सकती, क्यों, वो एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। वर्ब का सिनोनिम, वर्ब का एंटोनिम हमेशा वर्ब ही होगा। तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो नहीं आ सकते बेटा। एंटोनिम्स क्लैरिफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, एलुसिडेट कर दो, मीन्स क्लियरली एक्सप्लेन कर दो। तो जो स्पोक्स पर्सन है उसने फैक्ट्स को कंफ्यूज करने, मतलब फैक्ट्स को कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करी, जिससे कि उसको टफ क्वेश्चंस का सवाल ना देना, उन सवालों का जवाब ना देना पड़े। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। किसी चीज को आप डिले कर रहे हो, इसका मतलब प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी चीज को डिले करना। हाँ, बैफिल आ सकता है, बैफिल, अस्टाउंड, मडल, पजल, ये सब आ सकते हैं। कन्फाउंड, कॉन्वोल्यूट, ये सारे वर्ब फॉर्म्स हैं। अच्छा, डिले करते हो तो उसका फ्रेजल वर्ब क्या होता है, पुट ऑफ कर देना। पुट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, आपने डिले कर दिया। एक वर्ड होता है डेफर करना। डेफर करना इज व्हाट, आपने उस चीज को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, कि भाई इस चीज को बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। ऐसा इंसान जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लुटन। ऐसा इंसान क्या होता है, बहुत ही वोराशियस होता है। वोराशियस में उसके अंदर भूख बहुत होती है। ऐसा इंसान क्या करता है, ये वर्ब फॉर्म हो गई, डिवोर करता है। डिवोर करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही लालचपने से खाता है। इसमें रूट वर्ड है वोर। वोर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ईट। इसका अगर हम मीडियम देखें तो वो पिग आउट करता है। पिग आउट करने का मतलब क्या है, बहुत खाता है। दो एनिमल्स के लिए बोला जाता है बहुत खाते हैं। अगर आप ईट लाइक अ पिग करते हो तो इसका मतलब आप क्या है, आप बहुत खाते हो। दूसरा एनिमल क्या है, अगर आप बहुत खाते हो तो दैट इज ईट लाइक अ हॉर्स। तो अगर आप ईट लाइक अ हॉर्स करते हो या ईट लाइक अ पिग करते हो तो बहुत खाते हो। अगर आप ईट लाइक अ बर्ड करते हो तो इसका मतलब सिर्फ चुगते हो, मतलब बहुत कम खाते हो। ऐसा इंसान जो दूसरे जानवरों को अटैक करता है, प्रीडेटर। और ऐसा जानवर जो दूसरों को अटैक करता है, प्रीडेटर। और ऐसा जानवर जो ऑलरेडी मरे हुए होते हैं उनको खाता है, वो क्या होता है, स्कैवेंजर। तो ये प्रीडेटर, स्कैवेंजर भी एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। तो स्कैवेंजर ऐसे होते हैं, वल्चर, ईगल, ये क्या है, स्कैवेंजर्स हैं जो ऑलरेडी मरे हुए होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। और जो मार के खाता है वो होता है प्रीडेटर। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर। जिस चीज को आप इजीली नोटिस कर सको वो चीज क्या है, पैल्पेबल है। इजीली नोटिसेबल का एक और वर्ड होता है, वो चीज कैसी है, कॉन्स्पिक्वस है। कॉन्स्पिक्वस है का मतलब क्या है, इजीली नोटिसेबल है। मैम सुओ मोटू का मतलब क्या होता है, खुद से। जब कोई कोर्ट किसी केस को खुद से लेता है, किसी टॉपिक को खुद से उठाता है, तो वो सुओ मोटू होता है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, पास ऑन कर देना, मतलब यार चलो पास ऑन, गेम्स में भी करते हैं ना पास ऑन।
मतलब मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, पास है, मीन्स आपने बोला मैं नहीं कर रहा इसको। लैंड ऑन का मतलब क्या, इतने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए, फाइनली वी लैंडेड ऑन दिस ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर करने के बाद फाइनली आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आप लैंड ऑन कर गए उस पर। टेक टू, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जल्दी से आपने एक चीज को सिलेक्ट कर लिया किसी के लिए। गियर अप फॉर, लेट्स गियर अप फॉर इट, मतलब आप तैयारी बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, एकदम तैयारी शुरू करते हैं उसकी, उस पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। गियर अप फॉर। पाई इन द स्काई, व्हेन पिग्स फ्लाई। एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओगे। कोई चीज अगर इम्पॉसिबल है, क्या होता है, या इम्पॉसिबल काम करना, बॉयल द ओशियन। मीन्स पाई इन द स्काई, कोई चीज इम्पॉसिबल है, व्हेन पिग्स फ्लाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ओशन को बॉयल करना इम्पॉसिबल है। तो इन सब का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल चीज को करना। बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, आपने अपने बगल में जॉय, खुशी रख ली, मतलब आप बहुत खुश हो। हाँ, चेज द रेनबो इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टास्क, राइट, वेरी गुड। इम्पॉसिबल काम करना। बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, बहुत खुश हो, आज आप क्या हो, यू आर ऑन क्लाउड 9। यू आर वॉकिंग ऑन द मून। वॉकिंग ऑन एयर भी होता है और मून के लिए भी यूज करते हैं। आप इतने खुश हो कि आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप टाउन को रेड पेंट कर दिया है आपने पूरा का पूरा। मीन्स यू आर लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स, ऐसे डॉग जिसके पास 2 टेल्स हैं, मतलब बहुत खुश हो आप, 7th हेवन में हो, राइट। टिकल्ड पिंक हो, आप पिंक पड़ गए हो अपनी खुशी से, इतने ज्यादा खुश हो आप। आप कौन सी स्टेट में हो, यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही खुश हो। आप क्या हो, एलेटेड हो, बहुत ही खुश हो। एक्सटैटिक हो, बहुत खुश हो। यू आर ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट। मतलब बहुत खुश हो। हैविंग एन एस अप द स्लीव, एस होता है हुकुम का इक्का, एस इज इक्का, आपने इक्का अपने स्लीव में छुपा के रखा है, मतलब आपके पास इक्का है, मतलब आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक तो सीक्रेट है, लेकिन आपको बड़ा फायदा दे जाएगी अगर आप उसे यूज करोगे तो। मीन्स एक ऐसा प्लान है, ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आप सीक्रेट रख के चल रहे हो जब तक निकालनी ना पड़े, मतलब आपके पास एक हुक्म का इक्का है। अब ब्लैक शीप, इसका मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली के लिए क्या लेके आता है, डिस्क्रेडिट लेके आता है, जो अपनी फैमिली से अलग भी है, और मतलब ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, पॉजिटिव नहीं है। ब्लैक शीप आप किसको बोलते हो, ऐसा इंसान जो फैमिली के लिए डिसऑनर लेके आता है, फैमिली के लिए एक तरीके से कलंक है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, वो क्या है, ब्लैक शीप है। मतलब वो फिट नहीं होता फैमिली में, वो इंसान क्या है, आउटकास्ट है, मतलब फैमिली के लिए फिट नहीं है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज सिर्फ आपके टीथ के स्किन से निकल गई, इसका मतलब क्या है, आपको बड़ी मतलब बस हल्की सी ही मिली, आप मतलब उसको टेस्ट भी नहीं कर पाए, आपके पास वो चीज आई लेकिन वो चीज क्या हो गई, आपके टीथ की स्किन से भी बाहर निकल गई, तो मतलब बहुत बेयरली, बेयरली मीन्स ना के बराबर ही आपको बस उस चीज को पा पाए, आई और निकल गई। समझ आया सभी को, एवरीवन। मैम आपने पीकॉक रखा हुआ है क्या घर पे? बेटा मेरा घर जहाँ पर है अभी नोएडा में है, घर के जस्ट सामने ही बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो वहाँ पे अराउंड 15 to 20 पीकॉक्स हैं, तो इसलिए आपको पूरे टाइम पीकॉक की आवाज़ आती है। हमारी छत पे सुबह सुबह सारी पीकॉक आके बैठ जाते हैं। तो सीजन ऑफ ब्लस्टर, ब्लस्टर मीन्स बुराइयाँ, तो किस चीज़ का सीजन है, बुराइयों का सीजन है, ऑन ट्रम्प, पुतिन एंड यूक्रेन, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था ना हम लोग देहरादून शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं और गौतम कल बात ही कर रहे थे, यार हम इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे, मतलब इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स जो आपने कभी नहीं देखी हैं, पीकॉक्स, इतने कलरफुल कलरफुल पैरट्स,
सब, और सुबह से ही बर्ड्स की आवाजें, ये सब चीजें मतलब हम बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। चलो चलो पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। आफ्टर मोर देन 2 months ऑफ कॉस्टिक, कॉस्टिक मीन्स बहुत ही बिटर, बहुत ही कड़वे शब्द बोले 2 महीने के बाद उसके, उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को बहुत ही खराब शब्द बोले उसके 2 महीने बाद। एंड अप्रोबेशन, अप्रोबेशन मीन्स एक तरीके से तारीफ करी। किसकी तारीफ करी? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करी। तो उसके 2 महीने बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि टू स्ट्राइक अ डिफरेंट नोट, मतलब कुछ अलग करने वाले हैं अपनी अप्रोच में टूवर्ड्स किसकी तरफ? ब्रिंगिंग द टू लीडर्स, दोनों लीडर्स को ला रहे हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पे। पहले सभी को बताओ इसका बैकग्राउंड क्लियर है। तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, सभी को पता है। तो अभी तक जब तक मिस्टर जो बाइडेन थे तो वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? इलेक्शंस हुए, मिस्टर जो बाइडेन हार गए, अब मिस्टर ट्रंप आ गए। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? यूक्रेन की तो बुराई करी, रशिया की तारीफ करी, रशिया से अकेले मीटिंग करी नेगोशिएशन करवाने में। तो मिस्टर ट्रंप जो है थोड़े से बायस लग रहे थे रशिया की तरफ। अब उसके 2 महीने बाद अब वो कुछ नया करने जा रहे हैं। नया क्या करने जा रहे हैं चलो देखते हैं। फॉलोइंग अ कॉल विद मिस्टर पुतिन, तो मिस्टर पुतिन के साथ उन्होंने बातचीत करी, फोन कॉल करा। उसके बाद मिस्टर ट्रंप ने क्या बोला? मिस्टर ट्रंप ने बोला दैट ही वॉज वेरी एंग्री, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है मिस्टर पुतिन पे। तो मिस्टर ट्रंप जिसकी तारीफ कर रहे थे रशिया के लीडर की, एक फोन कॉल के बाद ही उन्होंने क्या बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मिस्टर पुतिन पे। व्हेन, क्यों? फॉलोइंग वीक्स ऑफ अटेम्प्टेड नेगोशिएशंस, मतलब इतनी कोशिशों से नेगोशिएशन चल रहे थे कि लड़ाई रोक दो, लड़ाई रोक दो। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डिस्कशन चल रहे थे। मिस्टर पुतिन ने रिपोर्टेडली ऐसा पता लगा कि उन्होंने अटैक करा मिस्टर जेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी को, मतलब क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। तो उन्होंने उस पर अटैक किया। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग, उन्होंने स्टेप्स डिस्कस नहीं करे कि शांति कैसे ला सकते हैं, उन्होंने मिस्टर जेलेंस्की की विश्वसनीयता पे ही सवाल उठाए। फर्दर मिस्टर ट्रंप एपरेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा लगता है, ऊपर ऊपर से जो लगता है उसको हम बोलते हैं एपरेंटली। एपरेंटली इरेट, इरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्सा। तो मिस्टर ट्रंप को किस बात को लेके बहुत गुस्सा आया? दैट हिज कैंपेन, कि उनका जो कैंपेन है प्रॉमिस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, जो उनकी कैंपेन का वादा था कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। तो मिस्टर ट्रंप ने जब कैंपेन किया था इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म करवा दूंगा। तो ये जो बात है ये स्टीम लूज कर रही है। स्टीम लूज कर रही है मतलब ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि वो अब इस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। एंड इन डेंजर, और खतरा है ऑफ रिमेनिंग अनफुलफिल्ड, कि ये वादा पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया? थ्रेटन किया। तो मिस्टर ट्रंप जो ऊपर ऊपर से लग रहा था कि वो गुस्सा है इस चीज को लेके, उन्होंने धमकी दी। थ्रेटन मींस धमकी दी। किस बात की धमकी दी? टू स्लैप नेशंस, कि वो नेशंस के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। वो सारी कंट्रीज जो रशियन ऑयल खरीद रही हैं उन सब के ऊपर वो 50% का टैरिफ लगा देंगे, अनलेस
जब तक मिस्टर पुतिन अगर अग्री नहीं होते हैं सीज फायर के लिए नियर टर्म में, तो अगर मिस्टर पुतिन लड़ाई को रोकने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो सारी कंट्रीज जो रशिया से ऑयल खरीद रही हैं उन सारी कंट्रीज में 50% का टैरिफ लगा देंगे। ऐसा लगता है मिस्टर ट्रम्प का जब कोई काम नहीं होता ना तो वो यही धमकियां देते हैं, या तो मेरी बात मान लो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको धमकी देता हूं कि मैं टैरिफ लगा दूं। तो पूरा पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कहाँ मिस्टर ट्रम्प मिस्टर पुतिन की तारीफ कर रहे थे, एक फोन कॉल के बाद उनको समझ में आ गया मिस्टर पुतिन की वो बुराई करने लग गए, मिस्टर पुतिन पे गुस्सा आ रहा था उनको, क्यों? क्योंकि मिस्टर पुतिन लड़ाई खत्म ही नहीं करना चाहते, वो तो यूक्रेन की बुराई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर मिस्टर पुतिन अगर तुमने लड़ाई खत्म नहीं करी तो मैं धमकी देता हूं कि तुमसे जो कंट्रीज ऑयल खरीदनी है ना उन सब कंट्रीज पे मैं टैरिफ लगा दूं। पैसेज समझ आया? चलो थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। ये ना, ये जो आर्टिकल है ना इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी मतलब ऐसा लगता है ऑथर ने ना बहुत बहुत जगह मिस्टेक्स करी हैं। जैसे यहाँ पे जेलेंस्की की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे भी ना ये इरेट वर्ड का यूसेज गलत था, इरेट एक एडजेक्टिव होता है, तो थोड़ी थोड़ी ना गड़बड़ है इस पूरे पैसेज की इंग्लिश में। चलो कोई बात नहीं, हम ग्रामर करते हैं। एक तो मुझे थ्रेटेंड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। अनलेस का भी यूज ना ठीक नहीं किया है ऑथर ने, तो चलो इसी को देख लेते हैं। थ्रेटेंड वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? मिस्टर ट्रम्प। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग कर लेते हैं। आफ्टर मोर देन 2 months ऑफ कॉस्टिक वर्ड्स, आफ्टर प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। मोर एडजेक्टिव है, मोर देन एडजेक्टिव है, टू एडजेक्टिव है, मंथ्स नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, इनफैक्ट देन ना एड मोर देन 2 months, ये पूरा का पूरा ना एक फ्रेज है। 2 महीने से क्या, 2 महीने से ज्यादा हो गए, तो मोर देन टू एडजेक्टिव है और इस पूरे के बारे में 2 से भी ज्यादा, मोर देन 2, तो ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इसको ना पूरा हम फ्रेज मानेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे इसको। कितने महीने? 2 से ज्यादा, तो नाउन के बारे में बता रहे हैं पूरा का पूरा फ्रेज। कॉस्टिक एडजेक्टिव है, वर्ड्स नाउन है, फॉर प्रपोजिशन यूक्रेन नाउन, प्रेसिडेंट नाउन, वोलोडिमिर जेलेंस्की नाउन, एंड कंजंक्शन एप्रोबेशन नाउन। फॉर प्रपोजिशन रशियन एडजेक्टिव, प्रेसिडेंट नाउन, व्लादिमीर पुतिन नाउन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाउन, अपीयर्ड वर्ब, टू preposition, strike verb, a article, different adjective, note noun, in preposition, his adjective, approach noun, towards preposition, bringing verb, the article, to adjective, leaders noun, to preposition, the article, negotiating adjective और table noun। तो ये सारी की सारी क्या थी? पार्सिंग थी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़ लिया? चलो आगे देखते हैं। द चोक पॉइंट, चोक पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां पे चीजें खराब हो गई।
जहां पे चीजें सफोकेट हो गई, मीन्स खराब हो गई। तो प्रॉब्लम क्या हुई, कहां पे खराब हुई चीजें, वॉज मिस्टर पुतिन इंसिस्टेंस, कि मिस्टर पुतिन इस बात पे लगे हुए थे। इंसिस्टेंस का मीनिंग क्या था, जबरदस्ती जिद पकड़ के एक बात पे अटक जाना। तो मिस्टर पुतिन इस बात पे अटके हुए थे दैट मिस्टर जेलेंस्की, कि मिस्टर जेलेंस्की के पास लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है, लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो साइन कर सके एक रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो वो कह रहे थे कि मिस्टर जेलेंस्की के पास अथॉरिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पीस डील को साइन कर सके जिसको चैलेंज ना किया जाएगा कोई और कंट्री के द्वारा। एंड दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मीन्स इस बैकड्रॉप में, मतलब एक तरीके से इस एनवायरमेंट में द इंट्रोडक्शन ऑफ जो लाया जाएगा टेम्पररी गवर्नेंस को यूक्रेन में, वो जरूरी है, रिक्वायर्ड है। परहैप्स, और शायद ये कैसे अचीव हो सकता है, थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, के यूक्रेन में इलेक्शंस करवाओ। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मींस लोगों की मत को जानो, लोगों की इच्छा को जानो, और पावर में लेके आओ एक वायबल गवर्नमेंट। वायबल मींस एक प्रैक्टिकल गवर्नमेंट को पावर में लेके आओ जो इंजॉय करे ट्रस्ट को लोगों का। सॉरी। तो अब देख लो मिस्टर पुतिन ने कौन सा गेम खेला। उन्होंने बोला यार अमेरिका तो बहुत पीछे पड़ गया है, अब तो साइन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं ऐसा कि अमेरिका भी कुछ ना बोल पाए। तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि मिस्टर जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी है पीस अग्रीमेंट को साइन करने की। पहले इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन का रिजल्ट निकालो, टेम्पररी गवर्नेंस लेके आओ, और फिर उसके पास पावर होगी पीस अग्रीमेंट को साइन करने की। मिस्टर जेलेंस्की के पास पावर नहीं है, ऐसा मिस्टर पुतिन ने बोला। इन टर्म्स ऑफ हिज पॉपुलैरिटी बैक होम, तो कितनी पॉपुलैरिटी है मिस्टर जेलेंस्की की घर पे, मतलब यूक्रेन में। मिस्टर जेलेंस्की हैड अर्लियर करेक्टेड, तो मिस्टर जेलेंस्की ने पहले ठीक किया है, एक बुराई करी थी मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर जेलेंस्की की। क्या बुराई करी थी, या फॉल्स क्लेम, मिस्टर ट्रंप ने एक झूठा क्लेम किया था दैट ही ओनली हैड एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ, कि उनको सिर्फ 4% ही लोग अप्रूव करते हैं। व्हेन इन फैक्ट, जबकि सच्चाई ये थी, जो कीव है उसने नोट किया था, कीव मतलब यूक्रेन की जो कैपिटल है, कि 65% ऑफ यूक्रेनियंस ट्रस्टेड देयर प्रेसिडेंट। जबकि सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि 65% लोग क्या, अब यहाँ पे ना कीव की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, कीव की स्पेलिंग ये होती है। सच्चाई ये थी कि 65% यूक्रेनियंस जो है मिस्टर जेलेंस्की को ट्रस्ट करते हैं, और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो होवर मींस किसके अराउंड मंडरा रही थी, 57% के अराउंड मंडरा रही थी अर्ली 2025 में। तो मिस्टर ट्रंप ने भी ये कहा था, इस बात की बुराई करी थी, लेकिन उस समय यूक्रेन को ने ठीक कर दी थी ये बुराई कि तुम गलत हो, 57% लोग हैं जो मिस्टर जेलेंस्की को अप्रूव करते हैं। मिस्टर पुतिन के जो क्लेम्स हैं इस रिगार्ड में, मतलब इस रिस्पेक्ट में, मतलब इस चीज से रिलेटेड क्लेम्स मीन जो वो बातें कर रहे हैं, विच रेंज फ्रॉम, जो किस चीज से रेंज करते हैं, फ्रॉम द अनफाउंड, अनफाउंडेड मीन जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो मिस्टर जेलेंस्की को लेके आ रहे हैं कि उनके पास पॉपुलर लेजिटिमेसी नहीं है, उनके पास लीगैलिटी नहीं है, उनके पास हक नहीं है, और फिर उनको अक्यूज भी किया जा रहा है, उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है क्योंकि वो एक लीडर है ज्यूइश डिसेंट के, ज्यूइश कम्युनिटी। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, उनके एंसेस्टर्स ज्यूइश हैं, ज्यूज हैं, ज्यूज एक तरह की कम्युनिटी है। उन्होंने नाजी फोर्सेस को इनेबल किया था यूक्रेन में, यूक्रेन में नाजी फोर्सेस को लेके आए थे। तो ये सब समझ में आता है कि ये सारे के सारे इल्जाम जो रशिया उनके ऊपर लगा रहा है, अगर हम इस बात को समझें तो ये समझ में आता है कि सारा का सारा बैकड्रॉप क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इन्वायरमेंट है कि मॉस्को ये सारे इल्जाम क्यों लगा रहा है। तो इल्जाम लगाने का एक ही कारण है कि मॉस्को चाहता ही नहीं है। रिलक्टेंस का मीनिंग क्या होता है, अनविलिंगनेस, कि मॉस्को चाहता ही नहीं है कि वो कोई पीस ट्रीटी साइन करे। अब वो डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता पीस ट्रीटी के लिए, क्योंकि प्रेशर है यूएस का और भी कंट्रीज का। तो यूएस, रशिया जो है इन सारे के सारे इल्जामों को यूज कर रहा है जिससे कि उसको वो ट्रीटी साइन ना करनी पड़े, एक ऐसे समय पे जब उसकी जो ट्रूप्स है, रशियन आर्मी जो है वो लगातार मिलिट्री प्रेशर को बनाए रखे हुई है। लगातार रशिया लड़ रहा है यूक्रेन फोर्सेस से, लगातार मिलिट्री प्रेशर बनाया हुआ है, और बहुत ज्यादा अच्छे खासे टेरिटोरियल गेन्स भी कर लिए हैं, उसने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर भी कर ली है।
तो इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब ये है कि रशिया कह रहा है भाई, जो रशिया अंदर सोच रहा है, मैंने इतनी लड़ाई करी, मैंने इतना सब कुछ किया, अपनी फोर्सेस को वहां भेजा, मैंने कैप्चर भी कर लिया, अब मैं क्यों शांति की अग्रीमेंट साइन करूं? मैं तो नहीं करूंगा। अब वो डायरेक्टली मना कर नहीं सकता, तो वो ये सब उल्टे सीधे से इल्जाम लगा रहा है कि मिस्टर जेलेंस्की को लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं, उनके पास लीगल राइट नहीं है, वो अग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकते हैं, वहां पे इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन के बाद टेम्पोरेरी गवर्नेंस लेके आओ, उनके पास राइट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पीस ट्रीटी अग्रीमेंट से बचने के लिए हो रही है। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटर कंसर्न फॉर यूरोप, यूरोप के लिए चिंता वाली बात क्या है? एंड परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, शायद यूएस के लिए भी वही चिंता की बात है। और वो चिंता की बात क्या हो सकती है? वो चिंता की बात हो सकती है कि मिस्टर पुतिन कुड सीक मीन्स चाहना, वो ऐसा चाह सकते हैं टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मीनिंग क्या है? वो कमजोर बना दे, वाया इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की हेल्प से, वाया का मतलब क्या होता है? थ्रू, तो वो कमजोर बना दे किसी भी प्लान को। किस चीज के प्लान को? फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन यूक्रेन, यूक्रेन में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, उस ऐसे कोई प्लान को वो कमजोर बना दे। एंड दस सक्सीड, और वो सक्सेसफुल हो जाए इन गेटिंग अ प्रो रशियन कैंडिडेट इंस्टॉल्ड इन कीव। तो समझ में आया मिस्टर पुतिन क्या करना चाह रहे हैं? मिस्टर पुतिन चाह रहे हैं, मैं पता है क्या करता हूं, मैं ना यूक्रेन में ऐसे दबाव बना बना के मिस्टर ट्रम्प को भी बोल गए कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, और ये सब इलेक्शन करवा देता हूँ। और इलेक्शन जब मैं करवाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, उस समय ऐसे इंसान को जितवा दूंगा जो मेरा होगा, फिर तो यूक्रेन में भी मेरा रूल हो जाएगा। तो वो प्रो रशियन कैंडिडेट को जितवा देंगे, यूक्रेन में पावर में ला देंगे, फिर बोलेंगे इसके पास पावर है साइन करने की, और फिर ट्रीटी अपने हिसाब से बना लेंगे। तो रशिया का ये प्लान चल रहा है। इन टर्न, बदले में मिस्टर ट्रंप, इवन इफ ही इज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न, हालांकि उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यूरोपियन सिक्योरिटी से क्या चीजें चलती हैं इन अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो इन यूक्रेन, यूक्रेन में लड़ाई के बाद क्या क्या चीजें चल रही हैं, हालांकि उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन चीजों से हो सकता है रशिया को फायदा हो, रशियन इंटरेस्ट को फायदा हो, मतलब रशिया का फायदा हो, लेकिन उनको एक चिंता एक बात की हो सकती है। उनको चिंता किस बात की हो सकती है? दैट आर ल्यूक्रेटिव, कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल यूएस यूक्रेन का मिनरल एक्सट्रैक्शन डील जो है वो खतरे में आ जाएगी। अब मिस्टर ट्रम्प को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में कोई भी आए कैसा भी हो, मुझे क्या लेना देना मिस्टर ट्रम्प को, लेकिन मिस्टर ट्रम्प को एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? उनकी नजर किस पे है? उनकी नजर है यूक्रेन के मिनरल डिपॉजिट्स पे, मुझे ये चाहिए। तो अगर यूक्रेन में रशिया का कोई बंदा इलेक्ट हो गया, रशिया को सपोर्ट करने वाला बंदा कोई इलेक्ट हो गया, तो उनकी ये जो मिनरल एक्सट्रैक्शन की जो डील है, ये किस में आता है कि जियोपार्डी मींस खतरे में आ जाएगी। वो तो यूक्रेन का क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो तो यूक्रेन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के पास बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो मैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना लूंगा। लेकिन अगर मिस्टर पुतिन जो है इस डी फैक्टो मींस बाय फैक्ट कॉलिंग द शॉट्स का मतलब क्या होता है? कंट्रोल में आ गए पूरे रीजन में। अगर मिस्टर पुतिन ने क्या किया, अपना ही बंदा भेज के उसको तो सिर्फ एक दिखाने के लिए बंदा बना दिया यूक्रेन का लीडर, खुद ही रूल करने लग गए, तो ट्रम्प जी की ये डील खतरे में आ जाएगी। रिगार्डलेस ऑफ द ब्लस्टर ऑन ऑल साइड्स, कितनी भी बुराइयां हो रही हो वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। एन अर्ली सीज फायर, अगर जल्दी से लड़ाई रुक जाती है तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ऑन प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स मींस चांसेस, किस चीज के चांसेस पे? फॉर लास्टिंग पीस, की शांति जो लंबी चले, आफ्टर मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा
ब्लड शेड हो चुका है, लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं एंड डिसलोकेशन, लोगों को उनके घर से जाना पड़ रहा है। मतलब ऑथर की ना ग्रामर बहुत वीक है। मतलब चलो हमने मीनिंग तो समझ लिया पूरे पैसेज का, पैसेज क्या कह रहा है, मीनिंग ऑथर ने समझा दिया, बातें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, बातें एकदम टू द पॉइंट है, इंफॉर्मेशन है, बट जिस तरीके से ग्रामर का यूज किया गया है बहुत सारी एरर्स हैं पूरे के पूरे पैसेज में। कॉलिंग द शॉट्स का मतलब होता है बी इन कंट्रोल, किसी चीज के को कंट्रोल करना। तो अगर कोई इंसान शॉट्स को कॉल कर रहा है मतलब कंट्रोल कर रहा है। चलो, टोन कैसी थी, एनालिटिकल थी, एनालाइज कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन को, और क्रिटिकल है, क्रिटिकल मीन्स बुराई करी है ऑथर ने मिस्टर पुतिन की। चलो आंसर्स बताएंगे। वन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखने चाहिए ऑथर को, राइट। ग्रामर ग्रंथ या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ट्रंप ने क्यों 50% टैक्स लगाने की धमकी दी? उन्होंने धमकी इसलिए दी कि रशिया को पनिश करने के लिए, इलेक्शन इंटरफेरेंस में नहीं, पुतिन के ऊपर प्रेशर लगाने के लिए कि वो जेलेंस्की की गवर्नमेंट को लीगल माने। सही बात है, सीज फायर की तो बात ही नहीं हुई थी तब, रशियन इकोनॉमी को वीक करने के लिए नहीं। आंसर इस बी, सी नहीं है बेटा, बी है। सीज फायर की बात तो आगे हुई थी, ये वाली बात कब लिखी हुई थी? जब मिस्टर पुतिन ने बोला था मैं सरकार को नहीं मानता। एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं तब आंसर दे पाएंगे। मिस्टर ट्रंप ने, हाँ नहीं नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। हाँ सी ही है, सीज फायर के लिए बोला था। ये बात हमने बाद में करी थी। आज का महापापी अवार्ड मिलता है निमिषा बंसल को, है ना। आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट। पुतिन जी का मेन जस्टिफिकेशन क्या है कि वो पीस अग्रीमेंट को डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है जेलेंस्की जी के पास अथॉरिटी नहीं है डील को साइन करने के लिए। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रंप जी क्यों बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं? उनका क्या फायदा है मिस्टर ट्रंप का? मिस्टर ट्रंप का ये फायदा है कि भाई मेरी जो डील हो रही है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए। आंसर इज ए। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए आ जाते हैं आपके नेक्स्ट आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग सेशन को। प्लीज लाइक द सेशन एवरीवन। टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया, तो इंडिया में जो गलत इंफॉर्मेशन फैलने का जो खतरा है उसको टैकल कैसे करना है, उसको डील करने के ऊपर ऑथर बात करने वाले हैं। चलो पूरा पैसेज ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। टेल मी द मेन आइडिया, ऊपर ऊपर से पढ़ के बताना है मेन आइडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा है। इन्होंने बोला है ग्लोबल रिस्क होता है जो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट जनरेट कर रहा है, सोसाइटी के डिवाइड्स है, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है सच को दिखा झूठ से अलग कर पाना। इंडिया में इतने सारे यूजर्स हैं तो अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पब्लिक ट्रस्ट जो है मीडिया में वो ख़त्म होता जा रहा है। पॉलिटिकल एक्टर्स और नॉन स्टेट एंटिटीज दोनों ही इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं अपना प्रोपोगंडा बढ़ाने के लिए। ट्रस्ट कम हो रहा है तो सिटीजन सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली मेन आइडिया यही था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, फेक न्यूज़ आ रही है, पता नहीं चल रहा कौन सी फेक है कौन सी रियल है, ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है मीडिया पे से।
तो वो सोशल मीडिया पे विश्वास करने लग गए हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है आज के टाइम पे ना ये पता लगाना कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है, क्योंकि फेक न्यूज, फेक वीडियोस, एआई का कंटेंट फैलता जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। प्रोपागेंडा होता है आप अपने फायदे के लिए जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हो उसको बोलते हैं प्रोपागेंडा। अगला क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे यूजर्स ऐसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं जो सही भी नहीं होती है, उनको लगता है वो सही है क्योंकि फ्रेंड्स भेज रहे हैं या फैमिली भेज रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने वार्निंग भी दी है कि भाई अब क्या होगा, टेक्नोलॉजी वाले लोग पूरी दुनिया को रूल करेंगे, तो भाई अब चेंजेस हमें लाने होंगे जिससे कि डिसइंफॉर्मेशन से हम लड़ सकें। पॉलिटिशियंस, नेशनल पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो तक डीप फेक्स शेयर कर रहे हैं, वो तक गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इंडिया में तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में लगातार चाइनीज डिसइंफॉर्मेशन के खतरे भी थे। डोकलाम जब से लड़ाई स्टैंड ऑफ हुआ था वहां पे चीजें खराब हुई थी, इतनी सारी एप्लीकेशंस को हमने बैन भी किया था, इतनी सारी एप्लीकेशन जिससे कि फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो हमारे यहाँ। एक स्टडी ने बताया कि पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, जनरल डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और रिलीजियस कंटेंट इतना है जो गलत है। तो बेसिकली मेन आइडिया फिर से वही है कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है और इसमें गलती भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी फ्रेंड ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, मुझे नहीं पता वो फेक है या सही है, मुझे तो लग रहा है फ्रेंड ने भेजी तो सही होगी, मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर किसी और ने उसको और आगे फॉरवर्ड कर दिया, फिर किसी ने उसको और फॉरवर्ड कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन फैलती चली गई। तो प्रॉब्लम ही ये हो रही है कि डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो कि वेरीफाइड है वो तक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो तक अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लास्ट पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, जैसे चाइना में एक प्लेटफॉर्म है वीबो, वो क्या कर रहा है, इंडिया की खराब इमेज फैला रहा है और रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेटा ने भी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप खत्म कर दिया, फैक्ट चेक नहीं करता मेटा भी, यूएस में देखा गया। तो इंडिया में बहुत सारा यूथ है लेकिन एक खतरा है कि गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। लोग जो हाई इनकम कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है लोअर इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में। अगर इंडियन सिटीजन्स नहीं समझेंगे इस बात को कि गलत इंफॉर्मेशन से कितना ज्यादा लोग बट जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। ये रिपोर्ट बोलती है कि भाई हमें क्या करना होगा, डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं उनको और अपस्किल करना होगा, पब्लिक अवेयरनेस अच्छी करनी होगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से हो, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी ठहरानी होगी जिससे कि चीजें गलत ना फैले। जैसे शक्ति एक इंडियन इनिशिएटिव है, इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव है, फिर डी फेक एनालिसिस यूनिट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन से डील करते हैं, जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन से डील किया था 2024 के इलेक्शंस के दौरान। तो बेसिकली वही है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, लोग डिवाइड हो जाएंगे, गलत चीज फैलेगी तो फेक न्यूज फैलेगी, तो उस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरत क्या है, अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कंप्यूटर्स में या ऑनलाइन या इंटरनेट पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिम्मेदारी ठहराई जाए। इलेक्शंस के दौरान भी ऐसी कुछ यूनिट्स स्टैब्लिश की गई थी जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोका था। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस आंसर बताएंगे। इंडिया ने कौन से एक्शंस लिए हैं? इंडिया ने शक्ति इनिशिएटिव लिया था और यही इनिशिएटिव लिया था, आंसर इज बी। अगला, मिस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होता है? कंज्यूमर बॉयकॉट्स,
मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कि इस फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है जो कि गलत है। अभी गलत इन्फॉर्मेशन थी लेकिन वो फैल गई तो लोगों ने वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल टेंशन, ये सब हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आंसर इज सी। मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। पाई इन द स्काई मीन्स इम्पॉसिबल चीज। बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, बहुत खुश होना। हैविंग एन एस अप द स्लीव, हुक्म का इक्का होना, छुपा हुआ। अ ब्लैक शीप, जो कि इंसान को सोसाइटी से बाहर निकाला हुआ है। कहाँ गया? डिफरेंट है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन्स बहुत हल्का सा ही मिली वो चीज। D, A, E, C एंड B। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। यस, 40% का डिस्काउंट आपको 5 तारीख तक मिलेगा, इसके बाद ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर करो जितने लोगों ने अभी तक परफेक्शन बैच को एनरोल नहीं किया है आज की आज कर लो। परफेक्शन और एडिटेबल की क्लासेस में रेगुलरली आओगे, इंग्लिश को 2 घंटे रोज दोगे, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इतने सारे बच्चों के भी IBPS PO मेंस में 32, 33, 35, 28, 29 इतने प्यारे प्यारे मार्क्स आए हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। बट एक चीज थी जो उन्होंने रेगुलरली की थी कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी। तो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो मेक श्योर करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, या फिर कोई भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं ना, आपने 10 दिन उस लैंग्वेज को सीखा, 10 दिन का गैप कर लिया ना, आप बैक टू 0 आ जाओगे। कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आप लगाओगे सफलता, ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है आप हमें इन टेलीग्राम चैनल्स पे पूछ सकते हो, या इन टेलीग्राम चैनल्स में सारी PDFs आपको मिल जाती है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ठीक है, चलो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। पैराजम्बल्स बेटा हम कल करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय।